ये जो जेनजी आज बाहर निकले, उनको हमने कभी शक्ल तक नहीं देखा था। अचानक उनका सबका एक तरह का बाढ़ सा आ गया। ये सब लोग हैरान हैं इस पे। लेह को राज्य का अधिकार देना और विशेष संवैधानिक अधिकार देने के उद्देश्य से ये एक प्रदर्शन शुरू हुआ जो हिंसक हो गया। हिंसा को स्वीकृति देने वाला कोई भी काम अलोकतांत्रिक ही होगा। निहायत ही झूठी बातें, निहायत ही आग लगाऊ बातें लोगों में भड़काने की पूरी कोशिश की गई थी। सोनम वांगचुक बैठे हुए थे तो चाहते भले चाहे न चाहे कि हिंसा नहीं हो, लेकिन संपूर्ण भूमिका उनकी रही है। उन्होंने न उसको रोकने की कोशिश की है, लोगों को कहा कि इनके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए अन्याय के कारण ये आए हैं। मैं यहाँ हिंसा नहीं चाहता हूं, तो जब आप कह रहे हैं कि अन्याय हुआ है तो होगा। सरकार तो सो रही थी ना, फेलियर कहाँ हुआ इसमें? सोते हुए आदमी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए ना। सरकार अगर जाग रही होती तो ये हिंसा नहीं होती। सोनम वांगचुक के पास इतनी विदेशी फंडिंग आ रही थी, वो इतनी सेंसिटिव जगह है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, और हमारी सरकारों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं एनएसए से फिलहाल सहमत नहीं। मुझे लगता है कि एनएसए एक बहुत कठोर लगा दिया गया। आप उन्हें गिरफ्तार करते, सारे सबूत आपके पास रहते, तब आप उनके ऊपर एनएसए लगाते। सीधे एनएसए लगा देना ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, इसका ट्रैक रिकॉर्ड। ये वैसा ही मामला है कि जब कोई बड़ा अपराधी सत्ता की आंख में चुभने लगता है तो उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। ये वैसा ही मामला है कि जब हमको अचानक से समझ में आता है कि भोपाल के तालाब की एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है और फिर जाके उसके पूरे फार्म हाउस और आशियाने को हम ध्वस्त कर देते हैं। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी, अपना पसंदीदा कार्यक्रम, और मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। मेहमानों से परिचय, फिर उसके बाद विषय का रुख करेंगे। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं 2-3 हफ्ते के गैप के बाद, अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, अनुराग वर्मा जी हमारे साथ हैं, समीर चौगावकर जी हमारे साथ हैं, आंकड़ों के साथ अपनी बात रखेंगे, और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत स्वागत। विषय है लेह लद्दाख की हिंसा, जो कि प्रदर्शन से हिंसा में तब्दील हो गई। 4 लोगों की मौत हुई। लेह को राज्य का अधिकार देना और विशेष संवैधानिक अधिकार देने के उद्देश्य से ये एक प्रदर्शन शुरू हुआ जो हिंसक हो गया। सोनम वांगचुक का नाम इसमें आया, एनएसए लग गई, उनकी गिरफ्तारी हुई। कहा यह गया कि उनके उत्तेजित करने वाले भाषणों की वजह से युवा आंदोलनकारी इस हद तक पहुंचे। क्या है इसके पर्दे के पीछे की कहानी, सोनम वांगचुक की भूमिका, और इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा का वो मुद्दा जो कि चर्चा का विषय लगातार इस पूरे घटनाक्रम के साथ है। इसी को विस्तार देंगे और इसी पर चर्चा करेंगे। शुरुआत हमेशा की तरह रामकृपाल सर से करेंगे। हालांकि उन्होंने शुरुआत में ही कहा था कि मुझसे शुरुआत मत करना। सर, एनएसए लगकर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी होना, निश्चित तौर पर मामला इतना संजीदा दिखता है। ये जो आंदोलन है, ये पड़ोस में जो क्षेत्रीय प्रभाव है, आप इसको वैसे देख रहे हैं, या फिर ये जो फंडिंग का एंगल आ रहा है उस एंगल से देख रहे हैं? इसको हिंसा का आंदोलन बनाया गया प्रदर्शन से इतर, कैसे देख रहे हैं ये पूरा मामला? देखिए, मैंने बहुत सारी चीज़ों को जो भी इधर आ रहा है मीडिया में, मैंने पढ़ने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। आज अवधेश जी का लेख भी छपा है एक अखबार में, मैंने उसको भी पूरा पढ़ा। ईमानदारी की बात यह है कि अभी तथ्य बहुत साफ नहीं है, आरोप प्रत्यारोप हैं। असलियत क्या है ये बाद में पता चलेगी। तो इसलिए मैं उन तथ्यों पर कुछ भी अपना जजमेंटल हूँ, इससे बेहतर है कि मैं मूल बातें जो बात हुई। देखिए, पहली बात तो यह है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई किसी भी व्यवस्था को अलोकतांत्रिक तरीके और उसमें भी हिंसा के बूते उसको चुनौती देना, मैं समझता हूँ कि ये नैतिक और कानूनी रूप से भी ये एक तरह का अपराध है, और उससे सत्ता अच्छी तरह से सख्ती से निपटना चाहिए। क्योंकि ये पूरी दुनिया में आप हिंसा को स्वीकृति देने वाला कोई भी काम अलोकतांत्रिक ही होगा। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, देखिए, मैं खुद जेपी मूवमेंट में था, उस दौर में मैं था, सक्रिय रूप से था, लेकिन जयप्रकाश जी की एक बात से मैं तब भी असहमत था, और मैंने कहा भी था, और मैंने बाद में लिखा भी कि जेपी ने सब कुछ
किया, लेकिन जब उन्होंने सैनिकों को ये बात में जो बोली थी कि सेना भी अधिकार न बने, वो मैं उसका आज भी विरोध करता हूँ। और उस तरह की अपील अगर कोई भी करता है नेता, दुनिया में जितने भी हिंसक आंदोलन या हिंसा की राह पे चले हैं, आप देखिए कोई न कोई उनका आइडियोलॉग रहा है। आप माओ से तुंग को, जो उनके फॉलोअर थे, या स्टालिन को, लेनिन को, जो भी कह लीजिए, एक जब आप कहते हैं कि हिंसा बंदूक की, सत्ता बंदूक की गोली से निकलती है, तो फिर आप क्या कह रहे हैं? तो जो सर्वोच्च पदों पर जो अब जैसे जो है समाज के जो नेता हैं, जिस तरह के उनके बयान थे, अब मैं नहीं कहता कि उसी बयान से हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, और लद्दाख देखिए, लद्दाख की तुलना आप दिल्ली या किसी और केंद्र शासित प्रदेश से नहीं कर सकते। हमारे जितने जो कुछ भी हो रहा है, सीमांत जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, निश्चित तौर पर उनके बारे में आप दूसरे राज्यों की तुलना करके कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वहाँ के लोगों का अधिकार था। इन्होंने ही जब मोदी ने 370 ख़त्म किया और लद्दाख को कश्मीर से अलग मान्यता दी, तब कितनी प्रशंसा की थी। चलिए, उसके बाद आपकी कोई स्थानीय बातें रही होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन उन्होंने, जैसे सोनम वांगचुक ने खुद इस बात को माना कि जब हिंसा हो गई तो उन्होंने तोड़ दिया। लेकिन अगर जो चीज़ें मीडिया में आ रही हैं, अगर आपके 6 खाते हैं, उसमें करोड़ों रुपए हैं, और 3 का जो है वो हिसाब नहीं दिया गया या सरकार को जानकारी नहीं है, तो इन चीज़ों का जवाब तो देना पड़ेगा। और देखिए, जैसा मैंने कहा कि कई बार क्या होता है कि हमेशा न्याय की बात बाद में होती है। इस तरह की चीज़ों में कुछ, मैं मानता हूँ कि कुछ निरपराध लोग भी उसमें फंस जाते हैं, लेकिन जो माहौल होता है, सत्ता इतना देख करके नहीं चलती, उसने सबूत जुटा करके कि कौन इसमें गुनहगार है, कौन नहीं गुनहगार है। जैसे किसी भी दंगे में, कल बरेली में हुआ था, अब उसमें 50 लोग पकड़े जाएंगे, हो सकता है 20 उसमें निर्दोष हों, लेकिन मेरा कहना यह है कि अभी तक जो भी सरकार कर रही, बल्कि सरकार की ढिलाई थी, अभी हम बात कर रहे थे आपस में समीर भाई से, कि इतनी बड़ी हिंसा हो गई, जबकि बॉर्डर इलाकों पर तो बहुत ज़्यादा विजिलेंट होना चाहिए हमें। तो हमारी खुफिया एजेंसियों में भी कहीं ना कहीं अचानक तो नहीं हो गया है कि बीजेपी का ऑफिस फूंक दिया, वहाँ पे काउंसिल का दफ्तर फूंक दिया, इतने सब कुछ हो गया, 4 लोग मारे भी गए। इस चीज़ से बचा जा सकता था, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि चूँकि मुझे पूरे तथ्य नहीं मालूम, अभी सामने खुल के नहीं आए हैं, इसलिए किसी पर मैं आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहूँगा। ठीक है, मैं दोबारा आऊँगी आपके पास। अवधेश सर, मैं चाहूँगी कि आप अपने उस लेख को विस्तार भी दे दें, और सोनम वांगचुक क्या उस असंतोष का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने एक शब्द भी इस्तेमाल किया कि मुझे स्पेस गोट, मुझे बलि का बकरा बनाया गया है, ऐसी कोई बात नहीं थी। इस पूरे आंदोलन को नेपाल, बांग्लादेश की तुलना के साथ आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस समय पहली बात तो मेरी ये है कि देश में भी जो लोग भी आंदोलनकारी हैं, पहले किसी इशू पर उनको अब ज़्यादा सतर्क, ज़्यादा जागरूक और ज़्यादा मतलब भिजाइल होने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत सहित दुनिया की जो इस समय प्रवृत्ति है, उसको हम आंदोलन नहीं कह सकते हैं। कि 8 से 9 बजे 10 बजे तक मांग शुरू होती है, 1-1.5 घंटे में अगर मांग पूरी नहीं होती है तो फिर उसके बाद आग लगाओ, तोड़ फोड़। ऐसे लगता है कुछ ट्रेंड लोग आ गए हैं जो सत्ता से किसी प्रकार भी जुड़े हैं या जुड़ने का आरोप है, उनके साथ दुर्व्यवहार, मारपीट, हिंसा होने लगती है, और शाम तक होता है कि सब कुछ खत्म कर दो। तो ये एक जो भयावह प्रवृत्ति पैदा हुई है, किसी के लिए भी इस समय बहुत सतर्क होने की जरूरत है। कुछ समय के लिए आवश्यकता हो तो आंदोलन स्थगित करने की जरूरत है। ऐसा नहीं होता है कि हम जो मांग कर रहे हैं, अगर आज पूर्ति नहीं हुई, कोई इमरजेंसी है तो अलग बात है, तो वो 6 महीने बाद हम उसको फिर से नहीं कर सकते हैं। ये सबके लिए आवश्यक है। दूसरी बात पर आते हैं, किसी भी आंदोलन को देखना पड़ेगा कि उनकी डिमांड क्या थी, उस डिमांड के संदर्भ में सरकार का एक्शन क्या था, वहां की परिस्थितियां क्या थी। ऐसा लगता है कि जैसे आंदोलन चल रहा हो, सरकार ने सुनवाई नहीं की हो या मांग नहीं माना हो, तो गुस्से में सब कुछ भड़क गया हो। अब फैक्ट देखिए क्या है। अब फैक्ट है, मैं सुना दे रहा हूं, जो उनकी ज्यादातर मांगे सरकार ने मान लिया, ज्यादातर मांगे मैं बता रहा हूं, सरकार ने उसको मान लिया है। केवल राज्य की 6ठी अनुसूची में शामिल करना है और राज्य का दर्जा है, इसके गतिरोध के लिए बातचीत चल रही थी। 4 जिलों की मांग है भाई, 4 जिलों का गठन हो, वो ऑर्डर हो चुका है, उसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 45% से बढ़ाकर 84% किया जा चुका है। महिलाओं की मांग थी, पंचायत में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जा चुका है। सबसे ज्यादा लड़ाई जो हो रही है बिना समझ कि 2 भाषाएं जो है वहां बोटी और परगी, उसको आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जा चुका है मांगों में। अलग लोक सेवा आयोग के गठन पर भी बातचीत हो रही है। गृह मंत्रालय ने इसके लिए विशेष उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित किया है, वो उसका प्रारूप बना रही है। कुछ अभी वैकेंसी निकले थे 1800, उसकी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। और अभी तक जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है और जो ले एपेक्स बडी है, उनके साथ बातचीत है। 6 अक्टूबर को बातचीत तय थी कि इस पर हम लोग आगे बातचीत करेंगे। जब इन्होंने डिमांड किया कि पहले किया जाए तो हुआ कि ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि 25 या 26 सितंबर को हम लोग एक बार उसके पहले बैठें। तो अब इसके बावजूद अगर हिंसा हो रही है तो आप बताइए कि इस हिंसा को कैसे न्याय संगत ठहराया जाए। और जो अनशन पर बैठे हुए हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, 24 तारीख के सुबह से सोशल मीडिया पर प्रचार हो रहा है कि कल बंद करना है। जिस प्रकार की सामग्री आ रही है, जैसे इनके वीडियोज में वो मास्क पहनते हुए अलग अलग स्क्रीन की बात हो रही है, ये नेपाल की बात है, लेकिन जेंजे शब्द ये प्रयोग कर रहे हैं। और आप उस समय सोशल मीडिया के आप पोस्ट सब देख लीजिए किस ढंग से बातें हो रही हैं। निहायत ही झूठी बातें, निहायत ही आग लगाऊ बातें लोगों में भड़काने की पूरी कोशिश की गई थी। और वो इसलिए कोशिश की गई थी जो समझ में आ रही है कि अगर सरकार ने पूरा मांग लिया तो करेंगे क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक। जो आजकल ये कुछ जिनका एक पेशा है आंदोलन, मैं कहता था कि हम लोग जो है, मैं रहा हूं आंदोलनकारियों के साथ और मैं देखता था कि वो उनके पास वो दूसरा कोई काम कर ही नहीं सकते, वो ही करेंगे। तो उनको उसके लिए मुद्दे चाहिए और उसी में इन्वॉल्व रहेंगे वो। तो उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ सोशल सर्विस किए, कुछ वहां काम किए, वो अलग पक्ष होता है। अब इसका तीसरा पहलू देखने की जरूरत है। क्या जो गलवान की घटना के बाद क्या उस क्षेत्र में उस प्रकार की सड़कें, उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होना चाहिए जहां हमारे रक्षा यातायात से लेकर सब कुछ हो और मिनट और सेकंड में अगर आवश्यकता पड़े तो उनको लामबंद किया जा सके? आप पर्यावरण के नाम पर अगर सब कुछ को कहेंगे कुछ हो ही नहीं सकता है, उसमें बाधा डालेंगे, तो ये कहां का एजेंडा आप ले? उनका जो सेकमोल है संगठन, अभी तो उस पर खैर सरकार ने बंद कर दिया। हालांकि 2007 में ही यूपीए सरकार के पर उस पर रिपोर्ट थी, बहुत विवाद हुआ है। आप अगर लद्दाख में स्थानीय बयानों को देखेंगे, अमर उजाला भी जम्मू से छपता है, अगर आप पिछले 10-12 साल के वहां के लद्दाख की रिपोर्टिंग देखेंगे तो स्थानीय नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार आरोप रहे हैं। लेकिन चूंकि इनका एक बड़ा नाम हो गया, 18 में रोबन मैक्से से मिल गया है, सरकार में पूरी पहुंच थी, उस लॉबी में आते थे, उस लॉबी में आते थे देश दुनिया के, तो गवर्नमेंट भी छूने से उनको बच रही थी। लेकिन वहां के लोग जो काम करने वाला है, चौथी बात पर तो उसके द्वारा जो उन्होंने लंबे समय से लोगों के अंदर जो एक भाव पैदा किया है कि ये खुद मुख्तारी की बात जो करते थे, उसके आधार पर अब देश से पूछा जाना चाहिए कि जब 370 और 35 से लागू था, तो आज तो करेंगे हमको 6ठी अनुसूचित, वहां तो जमीन खरीदने का किसी के मैंने कानूनी अधिकार था, जमीन खरीदने को किसी के बसने का अधिकार था। क्या लेह और लद्दाख विकसित हो गया था? उस समय तो हम 2 ही मांग सुनते थे कि इसको जो है यूनियन टेरिटरी का दर्जा दीजिए और एक स्वायत्त परिषद बनाइए जो इकोनॉमी यहां बेहतर काम कर सके। 2 मांग थी, उसके लिए आंदोलन होते थे, धरना प्रदर्शन होते थे, हम लोगों ने लेख लिखे उस पर। ये दोनों मांग सरकार ने पूरी कर दिया, ये भी नहीं कि पूरी नहीं कर, जब तक नहीं पूरी हुआ तब आप आंदोलन नहीं कर रहे हैं। एक सरकार ने पूरी कर दिया तो आपकी प्रॉब्लम में कहां से पैदा हुई है? ये सारे प्रश्न उसमें उठते हैं। अब आप कह रहे हैं कि इसको अलग जो है, मैं दोबारा आऊंगी सर आपके पास। दो पॉइंट है, लेह और कारगिल अलग अलग होना चाहिए। 3 लाख की आबादी में मान लीजिए आपकी मांग भी है, तो डिलिमिटेशन के पहले हो सकता है क्या? इस मांग को आप करें कि हम वैकल्पिक न्याय प्रणाली और यहां का जो स्वायत्त परिषद है उसे हम जो कल्पना का दे रहे हैं वो इकोनॉमिक सिस्टम जो अपने अनुसार कर सके। भाई मांग आपकी हो सकती है, क्या आज के ढांचे में वो संभव है? संवैधानिक ढांचे में जो बाकी मांग बच गई थी, तो जानबूझ करके ऐसे मांग रखना, लोगों को भड़काना, झूठ बोल करके उनको नए उत्तेजित करना और वो जो मंगलवार को चला उसको रोकने की कोशिश नहीं करना। कम से कम इतना कहा जा सकता है कि सोनम वांगचुक बैठे हुए थे तो चाहते भले चाहे न चाहे कि हिंसा नहीं हो, लेकिन संपूर्ण भूमिका उनकी रही है। उन्होंने न उसको रोकने की कोशिश की है, लोगों को कहा कि इनके साथ अन्याय हुआ है इसलिए अन्याय के कारण ये आए हैं, मैं हिंसा नहीं चाहता हूं। तो जब आप कह रहे हैं कि अन्याय हुआ है तो होगा। दूसरा पक्ष आपसे चाहूंगी मैं,
ये हिंसा हो गई, प्रदर्शन हो रहा था, वो इलाका पूरा संवेदनशील इलाका है, बॉर्डर का इलाका है। जैसा कि अभी अवधेश जी भी एक तरफ इशारा कर रहे थे कि प्रकृति के नाम पर वहाँ डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हुआ है कि इमीडिएट हमारी सेना पहुँचे, हमारी आर्मी पहुँचे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ध्यान तो रखना है क्योंकि हमारा हिस्सा है। ये प्रदर्शन इतना हिंसक हो गया, सरकार का दिल्ली से किस तरह का फेल्योर आप देखते हैं सुरक्षा के लिहाज से? सरकार तो सो रही थी ना, फेलियर कहाँ हुआ इसमें? सोते हुए आदमी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए ना। सरकार अगर जाग रही होती तो ये हिंसा नहीं होती। उनको पता होगा ना, इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस फेलियर तो होगा ही ना यदि ये हिंसा हुई है, क्योंकि मैं तो हिंसा को सपोर्ट नहीं करता कभी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम आंदोलन को आतंकवादी की तरह से देखते हैं। बाला साहब देवरस मुझे याद आते हैं, यहाँ पर सब लोग बाला साहब देवरस को जानते हैं, तो अक्सर कहा करते थे कि ओल्ड इज नॉट ऑलवेज गोल्ड। लेकिन ये समझना कि जब आप आंदोलन करते थे तब बिल्कुल ठीक होता था। और आंदोलन की आप वो देखें श्रृंखला भारत की, तो हमेशा सरकारें एक ही तरह से बिहेव करती हैं। जब जेपी आंदोलन कर रहे थे, आज़ादी की बात कर रहा हूँ, गांधी के आंदोलन के समय तो ब्रिटिश सरकार थी और उस समय भी हिंसा हो गई थी। नवाखली को भी देखें और सब बातों को, घटनाओं को देखें, उन्होंने विड्रॉ किया। आज सोनम वांगचुक ने भी विड्रॉ किया आंदोलन को। जेपी आंदोलन की बात करते हैं, आज़ादी की बात का सबसे बड़ा आंदोलन। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब उन्होंने CIA एजेंट का जेपी को, मोरारजी देसाई को, जो दोनों लोग आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे, ठीक है। उसके बाद का जो बड़ा आंदोलन हुआ, जब ये बोफोर्स की घटना हुई, VP सिंह हुई, तो राजीव गांधी ने कहा कि विदेशी ताकतों के साथ मिलकर VP सिंह ये काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अन्ना आंदोलन हुआ, तो मनमोहन सिंह सरकार ने भी यही कहा। तो इसमें किसी व्यक्ति विशेष की महत्ता ही नहीं है। ये सरकारों का चरित्र है कि वो आंदोलनों को किसी विदेशी ताकत के साथ जोड़ते हैं। और इसमें मुझे याद नहीं आ रहा, न जेपी के आंदोलन में किसी विदेशी ताकत का कोई हाथ दिखा, न VP सिंह के आंदोलन में दिखा, और न अन्ना के आंदोलन में दिखा, ठीक है। और आज भी कोई आप आरोप लगा सकते हैं, चार्ज लगा सकते हो कि सरकार आपके पास है, जो आप आरोप लगाए वो लगाए। अभी 2019 का जिक्र हुआ कि 2019 में जब जम्मू कश्मीर को संसद में 2 हिस्सों में बांट दिया गया और सोनम वांगचुक ने उसका स्वागत किया, तो तब वो विदेशी फंडिंग नहीं हो रही थी। नहीं, और अगर हो रही थी तो आप कहाँ थे? नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे नहीं पता हो रही थी कि नहीं हो रही थी। सरकार तो थी, और उस समय तो 5 साल हो गए थे इस सरकार को, ठीक है। तो उस दिन नहीं हुआ, अब आज अचानक वो विदेशी फंडिंग वाले हो गए, वो आतंकवादी हो गए, वो हिंसा करने वाले लोग हो गए। पर्यावरण, मैं तो अभी सोच रहा हूँ, अभी मैंने जो सरसंघ चालक है मोहन भागवत जी, उनका पंच परिवर्तन देखा, जिसमें पर्यावरण पर आंदोलन चलाने की बात हुई, और जो संघ से चलती हुई सरकार है वो पर्यावरणवाद लोगों को आतंकवादी कह रही है। कंट्राडिक्शंस तो देखिए आप, ठीक है। और क्या ऐसा कोई वजह लगती है कि जिसमें सोनम वांगचुक को NSA के तहत गिरफ्तार किया जाए? हाँ, गिरफ्तारी हो सकती थी, उनको आप पकड़ लेते, कहीं भी रखते, लद्दाख में रखते, दिल्ली में रखते, जोधपुर में रखते, दैट्स नॉट द इशू। लेकिन क्या एक दिन में सोनम वांगचुक NSA के आरोपी हो गए? अब ये भी कोर्ट में होगा, जो भी मामला होगा, लेकिन सरकारों का चरित्र ये होता है। और ये कहना कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को चुनौती देना लोकतांत्रिक होता है, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। इसका मतलब हमारा डेमोक्रेसी में भरोसा ही नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ही चुनौती देने के लिए आंदोलन होते हैं, और सरकारें हमेशा उन्हें अलोकतांत्रिक कहती हैं, ठीक है। उसमें हिंसा हो जाती है तो हमेशा आंदोलन का नुकसान होता है। इसलिए जो आंदोलन चलाते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि हिंसा नहीं हो, क्योंकि हिंसा का फायदा सरकारों को होता है, आंदोलन को नहीं होता। और इसमें भी यही हुआ कि वो हिंसा हो गई, किन कारणों से हुई उसकी जांच होगी, सरकार होगी। लेकिन ऐसा सीमावर्ती राज्य, प्रदेश, एक और बात, ये बार बार बात हो रही है कि उस दिन तो बहुत खुश हो रहे थे सोनम वांगचुक, जिस दिन ये बात हुई कि UT बना दिया गया, तो ये तो होता है। आप हैं ऑफिस में, आपने कहा कि मुझे एंकर हूँ, मुझे सीनियर एंकर बना दीजिए। जिस दिन सीनियर एंकर बना दिया तो 4 साल बाद आप नहीं कहती कि मुझे एडिटर बना दीजिए, या कहेंगे आप तो उस दिन बहुत खुश हो गई थी। स्टेप बाय स्टेप होता ना। एक बार मांग हुई कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, वो मांग पूरी हो गई, तब उसके आगे बढ़ते हैं। 6 शेड्यूल की बात करते हैं। 6 शेड्यूल पे सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, सरकार क्या कहती है वो बताइए। 2019 में सितंबर 2019, 5 अगस्त 2019 को ये बना
सितंबर 2019 में होम मिनिस्ट्री, ट्राइबल अफेयर्स और लॉ मिनिस्ट्री, उन्होंने उन सब बातों को सहमति दी जो आज सोनम वांगचुक मांग कर रहे हैं। ये सरकार की मंत्रालयों ने सहमति दी है, रिपोर्ट में कहा गया है, मतलब लिखित है ये। तो जब सरकार सितंबर 2019 में जिन बातों को मान लेती है वो बात 2025 तक पूरी नहीं होती, तो क्या किसी का ये अधिकार नहीं बनता कि वो आंदोलन करे? और मान लीजिए कि दोनों बातों में सहमति नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बातें होती है सरकार नहीं मान सकती। मैं नहीं समझता कि सरकार को लद्दाख को कोई स्टेटहुड का वो देना चाहिए दर्जा, क्योंकि एक बहुत ही सेंसिटिव जोन है, सेंसिटिव इलाका है, और वो स्टेप बाय स्टेप बात होती है कि क्या हो रहा है। और अभी तो जो स्टेटहुड जिसको मिला हुआ था उन्हीं को नहीं दे रहे आप, हाँ, तो लद्दाख को क्या देंगे? तो लद्दाख का तो कोई एश्योरेंस भी नहीं है। लेकिन क्या सरकार को यदि ये पता नहीं था कि आंदोलन हो रहा है या विचार हो रहा है, तो उस पर बातचीत करनी चाहिए थी सोनम वांगचुक के साथ, या जो दूसरे आंदोलनकारी, मेरा सोनम से मैं तो जानता भी नहीं हूं, आंदोलनकारी जो भी आंदोलनकारी थे, क्या उनके साथ वहाँ पर लोगों को साथ सरकार को बातचीत नहीं करनी चाहिए थी? होम मिनिस्ट्री को बात नहीं करनी चाहिए थी? और मुझे बताइए, मणिपुर की हिंसा में कितने लोगों को एनएसए में बंद कर दिया आपने? ठीक है, कितने लोगों को किया? ठीक नहीं है, ये सवाल है। और सोनम वांगचुक तो 4 लोग मारे गए, उसकी हिंसा पर आपने अचानक किसी आदमी को एनएसए में अरेस्ट कर लिया। और ये जो इस तरह की एक्टिविटीज होती है, ये फाइनली, जैसे मैंने कहा, हिंसा से हमेशा आंदोलन को नुकसान होता है, ऐसे ही आंदोलनकारियों पर ज़्यादा जबरदस्ती करने से सरकार को नुकसान होता है। ये एक पक्ष है। सर मैं दोबारा आऊंगी। एक मिनट जरूरी है जी। विजय बाबू ने मेरे एक वाक्य का उल्लेख किया, क्योंकि मुझे लगता है अवधेश जी ने तो कहा नहीं कि लोकतांत्रिक, मैंने ही कहा था, लेकिन विजय बाबू ध्यान से सुनते हैं या बीच में फिसल जाते हैं। इन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अगर लोकतांत्रिक वो तरीकों से विरोध नहीं होगा तो कहाँ होगा। मैंने कहा था कि लोकतंत्र को हिंसा के बूते, लोकतंत्र को अपदस्थ करना हिंसा के बूते, मैंने कहा था, ध्यान रखिएगा। ये मैंने नहीं कहा था कि विरोध नहीं हो सकता लोकतंत्र में। जिस बात को मैं कह रहा था, नहीं, आप सुन लीजिए, पहला ही शब्द मेरा था कि लोकतांत्रिक तरीकों से चुनी हुई किसी भी सरकार को हिंसा के बूते अपदस्थ करना ये गलत है। और मैंने जेपी तक का उदाहरण दिया कि जब उन्होंने कहा आर्मी को कि आप मत मानो इस बात को, वो भी गलत था। मुझे नहीं पता तो नहीं आंदोलन में क्या भूमिका थी उसमें, जेपी आंदोलन में, मैं उस पर बात ही, और आप पर मैं नहीं कर रहा टिप्पणी, मैंने कहा हिंसा को सपोर्ट, ये वाक्य मैंने ही कहा था और आपने सुना था, और बड़े ध्यान से अगर नहीं सुना तो मैंने कहा था हिंसा के बूते। आप उसको कह रहे हैं कि लोकतंत्र में, अगर आपने भी नहीं सुना ठीक से कि मैंने शुरू ये किया था कि हिंसा किसी भी आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर सकती। चलिए हो गया, लेकिन मैं बता दूं, वो आपका जवाब नहीं दे रहे थे। ठीक है अनुराग जी, एक क्षेत्रीय ट्रेंड जैसा नहीं दिखाई पड़ रहा है? जनजीज को, युवाओं को, राहुल गांधी भी बहुत आह्वान कर रहे थे, लेकिन हालांकि उनके आह्वान के बाद कोई जुटा नहीं, वो अलग बात थी, लेकिन ये वाला ट्रेंड आंदोलन के लिए फॉलो नहीं किया जा रहा है कि जनजीज को आगे कर दिया जाए, मुंह पर मास्क लगा के हिंसा की जाए, इस ट्रेंड को कैसे देख रहे हैं? देखिए प्रतीक्षा जी, ये जो भी आंदोलन के नाम पे जो हिंसा हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रही, लेकिन इसके बियॉन्ड एक चीज़ सोचने वाली बहुत ज़रूरी है। हिंसा, इतना बड़ा आंदोलन, इतनी बड़ी चीज़ ओवरनाइट नहीं हो गई। सोनम वांगचुक के पास विदेशी पैसा ओवरनाइट नहीं आ गया कि रात में अटैचियाँ आ गई और उन्होंने जो है वो कर दिया, इतना बड़ा आंदोलन करा दिया। देखिए, जब भी आंदोलन होता है या हिंसा होती है, जो भीड़ जुटती है वो पैसे से जुटती है, वो कोई अपने आप नहीं आती है, वो पैसे से जुटती है, और वो पैसा किसी न किसी उद्देश्य से आया हुआ होता है। इसमें मेरा जो सबसे बड़ा जो दुख इस बात का है कि सोनम वांगचुक के पास इतनी विदेशी फंडिंग आ रही थी, वो इतनी सेंसिटिव जगह है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, और हमारी सरकारों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, वहाँ की लोकल इंटेलिजेंस ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो सवाल उठाया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आपने बोला कि विपक्षी दल लेड बाई राहुल गांधी जी, इन्होंने क्या किया कि जनजीज को भड़काया। उन्होंने, मैं बहुत दिनों से देख रहा था और ये मेरा अंदाज़ा था कि ये कुछ ना कुछ, ये कोई इंटेंशन है कि बिहार चुनाव में कहा जा रहा है कि नेपाल बगल में ही है, उससे सीख लो, उससे डरो। प्रधानमंत्री को धमकियां दी जा रही हैं, सबको धमकियां दी जा रही हैं। आप
किस दिशा में ये इंटरनेशनल एजेंडा है? क्या आप देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए विदेशी फंडिंग से देश को डिस्टेबलाइज करना चाहते हो? ये क्या राहुल गांधी जी इस चीज के मतलब इंडिया अलायंस का जो बनाने का उनका उद्देश्य ये है कि इस देश को डिस्टेबलाइज करो, विदेशों से पैसा लो, यहां आंदोलन करो और हमारी लोकतांत्रिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी विश्वसनीयता पे सवाल उठाओ, कभी सुप्रीम कोर्ट पे सवाल करो, कभी चुनाव आयोग पे सवाल करो, कभी ईडी पे सवाल करो और एक आम व्यक्ति के दिल में इन सारे इंस्टीट्यूशंस की जो इज्जत है वो खत्म कर दो। तो उसके बाद तो जब आपने सारी इंस्टीट्यूशंस की इज्जत खत्म कर दी, मैं अगर एक 20 साल या 22 साल 25 साल का लड़का हूं और मेरे अंदर बेहिसाब एनर्जी है और मुझे ये लगेगा कि सारे इंस्टीट्यूशंस इस देश के बेकार हैं, बिके हुए हैं, तो मैं तो सड़कों पर उतरूंगा ना। तो वही राहुल गांधी जी वही मैसेज देना चाह रहे हैं। उसके बियॉन्ड एक चीज और है, पिछले 10-12 साल में सरकार बनाने का एक अरविंद केजरीवाल मॉडल आया है। विदेश से पैसा लाओ, विदेश से पुरस्कार लो, देश में सबको चोर बता दो, सबको बेईमान बता दो, सारे इंस्टीट्यूशंस बेईमान हैं, करप्ट हैं। एक मैं ईमानदार सच्चा राजा हरिश्चंद्र का रिश्तेदार हूं, क्रांतिकारी भी हूं और सारे देश के युवाओं को सड़कों पे ले आओ, सारे लोगों को इन्वॉल्व करो और जब आपका आंदोलन तैयार हो जाए और आप सरकार बना के मुख्यमंत्री बन के बैठ जाओ, वैगन आर किनारे रखो और विदेशी गाड़ी में घूमने लगो। तो ये जो सरकार बनाने का अरविंद केजरीवाल मॉडल है, सोनम वांगचुक उसी से प्रेरणा लेके अपनी सरकार बनाने का, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के चक्कर में लगे हैं। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, बार बार एक बात हो रही है कि आंदोलन करने का अधिकार सबको है और आंदोलन के नाम पे हम क्या बोलते हैं, हमारे सबसे पहले जो कंपैरिजन होता है आंदोलन का कि हम स्वतंत्रता में महात्मा गांधी से उसको कंपेयर करने लगते हैं, उसको राजनारायण से करने लगते हैं, उसको लोहिया से करने लगते हैं। वो समय फर्क था, उस समय के आंदोलन इंटरनल थे, हम अपनी सरकार, अपने सरकार के मुखिया से अपनी शिकायत लेके जाते थे। आज हमारे यहाँ के आंदोलन वो जो विदेशी पैसा आ रहा है, उनको जो फंडिंग हो रही है, वो देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए आंदोलन हो रहे हैं। कृपया करके मेरे सभी लोगों से, सभी राजनीतिक विश्लेषकों से यह प्रार्थना है कि इस आंदोलन को उस आंदोलन से कंपेयर ना किया जाए। समीर सर, एफसीआरए का एक कानून आया था 2010 में कांग्रेस की सरकार में, एनजीओज को विदेशी फंड दिए जाएं, इस तरीके के जो नियम थे ये उसमें दिखाए गए थे। अभी जो बहुत सारी जगहों से आवाज़ आ रही है उसमें ये चर्चा हो रही है कि ये एफसीआरए जब से आया तब से ये एनजीओज को फंडिंग और इस तरीके की चीज़ें जो होने लगी, उससे विदेशी ताकतों ने टूल किट की तरह इन एनजीओज को इस्तेमाल किया है। क्षेत्रीय ट्रेंड बनता जा रहा है। हमारे पड़ोसी जो हैं वो लगातार जो है अशांत नजर आते हैं। इसी का फायदा उठा के कोई भी नेता, चाहे वो राजनीतिक तौर पर नेता अपने आप को समझता हो या सामाजिक तौर पर, वो क्षेत्रीय ट्रेंड को फॉलो कर रहा है और उसका असंतोष जो युवाओं में है उसका इस्तेमाल करके इस तरीके की हिंसा कर रहा है। मैं चाहूँगी आप एफसीआरए पर भी थोड़ी बात रखें अपनी, और हिंसा को लेकर भी अपनी बात रखें। देखिए, मुझे लगता है कि मैं पहले हिंसा को लेकर बोलता हूँ, फिर एफसीआरए पे बोलूँगा। मुझे लगता है कि जो हिंसा हुई है, तो विजय जी ने कहा था कि भाई केंद्र सरकार सो रही है, तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार तो नीम बेहोशी की हालत में थी। एक ऐसा लद्दाख प्रदेश कि जो भाई भौगोलिक, राजनीतिक, रणनीतिक और क्षेत्र के हिसाब से, अगर सांस्कृतिक क्षेत्र के हिसाब से देखोगे तो कितना महत्वपूर्ण है, जो चीन और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। इतना सेंसिटिव क्षेत्र के अंदर अगर कोई विदेशी से पैसा आ रहा है, किसी के पास आ रहा है और सरकार को खबर ही नहीं है, और वो ऐसे व्यक्ति के पास आ रहा है कि जो 1994 के अंदर ऑपरेशन होप शुरू करता है एजुकेशन को लेके, जम्मू कश्मीर की सरकार में एडवाइजर बनता है, केंद्र सरकार के एचआरडी मिनिस्ट्री में उसको एडवाइजर बनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहते हैं, सोनम वांगचुक जब मिलते हैं तो कहते हैं कि पर्यावरण में सोनम वांगचुक जितना काम कर रहे हैं ये पूरे देश के हित में, उनकी तारीफ करते हैं। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को ये गतिविधियां जो उसकी फॉरेन फंडिंग, उसको पहले रोक देना चाहिए था। रही बात एफसीआरए की, तो मुझे लगता है कि एफसीआरए को लेकर 2014 के बाद निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने बहुत स्ट्रांग काम किया है। तमाम बड़े एनजीओज को जो फॉरेन फंडिंग लेते थे तमाम नामों से, वो दूसरे अपने एजेंडे को फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल उस पैसों का करते थे। इससे तमाम एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनका एफसीआरए केंद्र सरकार ने रिजेक्ट किया। और 2019 में ही लोकसभा के अंदर एक प्रश्न के जवाब में बताया था कि लगभग 78 बड़ी एनजीओ का जो फॉरेन फंडिंग लेती थी उनका एफसीआरए खत्म कर दिया गया। तो मुझे लग रहा है कि ये अच्छा पहल केंद्र सरकार से रही।
और एफसीआरए का मतलब ये नहीं होता कि भाई एफसीआरए के नाम पर आपको पैसा आ रहा है तो कहीं भी आप अपने हिसाब से खर्च करो, लेकिन केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि एफसीआरए के नाम से जिन संस्थाओं को फंडिंग आ रहा है क्या वो पैसा उन्हीं काम से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो केंद्र सरकार देखेगी ना। ये तो इनकम टैक्स देखेगा, तमाम एजेंसीज है जो इसका रिटर्न देखती है कि जो पैसा आया वो आपने कहाँ खर्चा किया, उसका ऑडिट होता है। तो केंद्र सरकार को भी सुनिश्चित करना है कि जिस पर्पज से फॉरेन से पैसा देने की अनुमति आपने एफसीआरए के माध्यम से दी है वह पैसा उसी उपयोग में इस्तेमाल हो रहा है कि हो रहा, केंद्र सरकार को इसे विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक ने अनशन किया, 6 अक्टूबर को अभी उनकी बैठक होने वाली थी कि उसके पहले जिस तरीके से हिंसा हुई वहाँ पर, उसके बाद उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। मैं एनएसए से फिलहाल सहमत नहीं, मुझे लगता है कि एनएसए एक बहुत कठोर लगा दिया गया। आप उन्हें गिरफ्तार करते, सारे सबूत आपके पास रहते तब आप उनके ऊपर एनएसए लगाते। सीधे एनएसए लगा देना ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, इसका ट्रैक रिकॉर्ड कभी ऐसा नहीं रहा है कि वो किसी गतिविधि में रहा हो, कभी गिरफ्तार हुआ हो, उस पर कोई आरोप लगे हो या कोई ऐसी मतलब समाज को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में वो व्यक्ति शामिल रहा हो। भाई उसका सम्मान सभी सरकारों में रहा, उसका यूपीए सरकार में भी सम्मान रहा, उसका एनडीए सरकार में भी रहा। ठीक है कि 2019 के बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, लेकिन सोनम वांगचुक को ये भी समझना चाहिए कि भाई जम्मू कश्मीर को अभी तक राज्य का दर्जा नहीं मिला तो लद्दाख को कैसे मिल जाएगा। भाई जम्मू पहले मिलेगा तो जम्मू कश्मीर को मिलेगा, लद्दाख जैसे भाई तो इतने छोटे राज्य को बोलो इतने छोटे राज्य को कैसे मिलेगा। और लद्दाख की जो स्थिति है वो बहुत अलग है। लद्दाख में लेह जो है वो बौद्ध बाहुल्य है, कारगिल जो है वो मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है, तो वहाँ सरकार अभी 1 लोकसभा सीट आती है वहाँ से और 4 विधानसभा है लद्दाख में, तो इतने जल्दी आपको राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। मुझे लग रहा है कि सोनम वांगचुक की ये मांग भी नाजायज है कि उन्हें राज्य का दर्जा, ठीक है, संविधान की 6ठी अनुसूची में लाने की उन्होंने मांग की थी, उस पर केंद्र सरकार विचार कर रही थी, बैठकें हो रही थी। मुझे लगता है आने वाले दिनों में केंद्र सरकार उसे स्वीकार भी कर लेती, लेकिन जहाँ तक राज्य का दर्जा देने की मांग थी, मुझे लगा ये इस समय अनावश्यक मांग थी, क्योंकि जो लद्दाख चीन और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ जो इतना भौगोलिक और रणनीतिक रूप से इतना सेंसिटिव है, वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है कि वहाँ उसे राज्य का दर्जा दिया जाए। इस मामले में केंद्र के सहमत हो, लेकिन सोनम वांगचुक का इस स्टेज पर चला जाना मुझे लगता है कि संवाद की कहीं केंद्र सरकार के और सोनम वांगचुक की मित्र रही है के बीच रही है। सरकार इसे अगर संवाद से सुलझा लेती तो मुझे लगता है कि एक बेहतर एक होता, लेकिन अब जिस तरीके से स्थिति उत्पन्न हुई है कि सरकार ने एनएसए लगा दिया, फिर कोर्ट में तय होगा कि वो एनएसए डिजर्व करते नहीं करते हैं। फिलहाल मामला मुझे लगता है कि बिगड़ गया और जो 6 तारीख की बातचीत है अब मुझे लगता है कि शायद वो बातचीत भी नहीं होगी। फिलहाल ये मामला एक मुझे लगता है कि एक दूसरे दौर में चला गया है। सर, सभी ने एक सुर में उस हिंसा का विरोध किया, लेकिन इस वक्त जो वहाँ माहौल है सोनम वांगचुक को लेकर भी या उनकी मांगों को लेकर भी या वो जो आंदोलनकारी थे, आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि यहाँ सरकार का जो फेल्योर था वो तो हुआ ही, साथ ही अभी भी वो चिंगारी शांत नहीं है उस तरीके से? सोनम वांगचुक पर इस तरीके का एक्शन लेना शायद फिर एक अलग तरीके के आंदोलन को जन्म दे। चिंगारी शांत नहीं है, बल्कि चिंगारी भड़कने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। लेह लद्दाख जितना खूबसूरत इलाका है उतना ही अधिक संवेदनशील भी है। लद्दाख हमारे देश का वो इलाका है जिसको लेकर एक ज़माने में ये तक कहा गया कि वहाँ तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता, उसके लिए क्यों चिंता करना। लद्दाख हमारे देश का वो इलाका जिसको हम चीन की विस्तारवादी नीतियों की तरह तकसाई चीन के रूप में बहुत बड़ा हिस्से को खो चुके हैं। लद्दाख वो इलाका जहाँ पर हमारे देश का विकास और हमारे देश की सत्ता को पहुँचने में बरसों लग गए। उस लद्दाख में कोई सोनम वांगचुक जब 3 इडियट फिल्म के माध्यम से ऐसी शोहरत पा लेता है कि वो लद्दाख का मसीहा है और वो लद्दाख में नए नए प्रयोग करके लद्दाख की उस बंजर जमीन पर खुशहाली का पौधा लहलाए हुए, तो उस वक्त उस सोनम वांगचुक की फॉरेन फंडिंग हमको नजर नहीं आती। वही सोनम वांगचुक जो 9 भाषाओं का जानकार है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार का विजेता, और वहां पर जो उन्होंने स्कूली शिक्षा को लेकर काम किए उसको लेकर तो मैं बड़े आत्मविश्वास से इसलिए भी कह सकता हूं कि उनके बनाए हुए 2 स्कूल मैंने खुद देखे, और एक जो आदर्श स्कूल है जिनको 2 प्रधानमंत्रियों ने जाके यात्रा करके बड़ा जिसका वो किया है, प्रशंसा की है। एक स्कूल मैंने पूरा विजिट किया है एक दिन वहां पर एक पत्रकार के रूप में जाके, और वहाँ के बच्चों वो खुद बहुत लंबे समय तक पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाए 9 साल की, क्योंकि वहाँ स्कूल ही नहीं थे। और वहाँ से निकलकर जब उन्होंने इतनी पढ़ाई की और वहाँ पर इस तरह के जब सब विकासवादी कार्य किए, तब आपको सोनम वांगचुक बुरे नहीं लगे। उनके कुछ उद्देश्य, उनकी कुछ मांगे गलत हो सकती है, लेकिन फिर अचानक उनकी सारी तो ये वैसा ही मामला है कि जब कोई बड़ा अपराधी सत्ता की आंख में चुभने लगता है तो उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। ये वैसा ही मामला है कि जब हमको अचानक से समझ में आता है कि भोपाल के तालाब की एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है और फिर जाके उसके पूरे फार्म हाउस और आशियाने को हम ध्वस्त कर देते हैं। और जब वो आशियाने बन रहे थे और जब भ्रष्टाचार का वो दलदल
विस्तार पा रहा था तो उसी दलदल में अपने पैसों के कमल खिलाने वाले राजनेता फिर इस वक्त कहाँ चले जाते हैं। और ये बाकी शहरों की तुलना और बाकी राज्यों की तुलना लद्दाख से इसलिए नहीं हो सकती, वो सचमुच अपने आप में बहुत अलग और बहुत संवेदनशील है। और वहां पर कोई सोनम वांगचुक अगर इतनी भयानक विदेशी फंडिंग ले रहा था तो सारे प्रधानमंत्री उसकी प्रशंसा में ऐसी क्यों कसीदे कर रहे थे? ज्यादा चिंता की बात यह है। और अनशन कोई एक दिन का नहीं था, वो 35 दिन के अनशन की बाकायदा घोषणा की थी और उसमें 15 दिन हुए थे। 10 सितंबर से वो अनशन शुरू हुआ था। ऐसा नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि आज हिंसा हुई और कल बंद कर दिया, और अचानक कुछ बातों में ये भी आया है कि अचानक से हिंसा भड़क उठी। ऐसा नहीं है। जो ये लद्दाख एपेक्स बॉडी है, इसके 2 कार्यकर्ता अचानक बीमार पड़ गए और जब उनको अस्पताल में ले जाया गया और अस्पताल में उनकी बीमारी को लेकर कार्यकर्ता अचानक आक्रोशित हुए। लेकिन अगर इसमें हिंसा भड़काने का काम सोनम वांगचुक ने किया है बजाय कि उस हिंसा को दबाने के, तो निश्चित ही उन पर उस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। एक तथ्य जरूर स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने एक ऑनलाइन पत्रकार वार्ता ली थी और उस पत्रकार वार्ता में उनसे पत्रकारों ने कहा था कि क्योंकि देखिए जेन जी अपने आप में कोई खराब चीज नहीं है, ये हम स्पष्ट कर दें। जेन जी जिस युवा पीढ़ी के लिए उपयोग में लाया जाता है, उस युवा पीढ़ी का कोई जनरलाइज हमें कभी, लेकिन वर्तमान में हमारे पड़ोस में नेपाल में जेन जी के नाम पर जो टूल किट तैयार की गई, वो जेन जी अब ऐसा खराब जुमला बन चुका है कि वो एक प्रतीक बन गया है उस तरह की हिंसा का जो संसद में आग लगा देती है, उस तरह की हिंसा का जिसमें आगे युवाओं के चेहरे होते हैं और पीछे वो गुंडे और दहशतगर्द लोग होते हैं जिनका दरअसल उद्देश्य कुछ और होता है। इसलिए इस जेन जी के जुमले को जब किसी पत्रकार वार्ता में उपयोग में लाया जाता है तो ऐसा लगता है कि निहित उद्देश्य कुछ और है। इसलिए इस जेन जी को जब सोनम वांगचुक उपयोग में लाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार आप अपने कार्यकर्ताओं को समझाओ ना कि हम तो शांतिपूर्ण अनशन वाले लोग, पहले 7 दिन 10 दिन 8 दिन के लगातार अनशन वो कर चुके हैं। पहली बार अनशन पे नहीं बैठे सोनम वांगचुक अपनी मांगों को लेकर। उनको अपनी जो कार्यकर्ता थे उनको ये समझाना चाहिए था कि आप हिंसा का सहारा मत लीजिए वरना हमारा आंदोलन बर्बाद होगा, बदनाम होगा। जब उनसे उस ऑनलाइन पत्रकार वार्ता में जूम कॉल में ये पूछा गया कि आपने इसमें जेन जी का उपयोग क्यों किया, तो पहले वो मुकर गए कि मैंने कहा मैंने तो कोई ट्वीट नहीं किया। तब एक पत्रकार ने बाकायदा उनका वो ऑडियो उनको सुना दिया उसी वक्त का जहां पर उन्होंने जेन जी वाला उपयोग किया था। उसके बाद उनके पास बहुत स्पष्ट उत्तर नहीं था। एक पत्रकार ने उसी ऑनलाइन पत्रकार वार्ता में उनको उन्हीं का ऑडियो सुनाया जहां उन्होंने, तो अगर उन्होंने जेन जी का उपयोग किया तो मैं आज के समय में ये कहूंगा संदर्भ मायने रखते हैं। जेन जी अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन जिन संदर्भों में उसका उपयोग किया जा रहा है वो गलत है। और अगर उनका जेन जी का जरा भी मकसद ये था कि वो उस नेपाल की हिंसा से जोड़कर अपने कार्यकर्ताओं को कहीं भी उद्वेलित करना चाह रहे तो सरकार ने गलत नहीं किया, लेकिन वो बहुत देर से किया, बहुत गलत किया। और उनको जेल में डाल देने और रासुका लगा देने के बावजूद सरकार अपने अपराध से बरी नहीं हो सकती। उन पर रासुका लगा देने से सरकार निरपराध घोषित नहीं होगी। बिल्कुल, उनका जो अपराध है वो अलग तरीके से अदालत में तय होगा, लेकिन सरकार का अपराध यह है कि इतने संवेदनशील इलाके में 15 दिन से चल रहे अनशन को लेकर आप इतने खामोश क्यों थे? उनको पुरस्कार पे पुरस्कार क्यों दे रहे थे? उनको पूरे देश के सामने आपने खुद हीरो बनाकर प्रस्तुत किया। आज कह रहे हैं कि नहीं ये सब हीरो तो नहीं है, ये विलन है। तो पहले आप तय कर लीजिए कि बुलडोजर तब चलेगा जब पहली ईंट रख दी जाएगी, फंडिंग तब रुकेगी जब पहला खाते में पैसा आएगा। आपकी व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों है? ये 78 एजेंसियां जिनका समीर जी जिक्र कर रहे थे, उन 78 एजेंसियों में सोनम वांगचुक की एजेंसी क्यों शामिल नहीं थी? इन सवालों से सरकार नहीं बच सकती। बिल्कुल, चूंकि पहले हिस्से में हमने चर्चा उस चिंता के साथ की कि वो इलाका इतना संवेदनशील है। अब चूंकि सारे बुद्धिजीवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो अब दूसरे हिस्से में हम इस पर चर्चा कर लेते हैं कि दरअसल लेह लद्दाख के लिए अब करना क्या है, उस स्थिति के लिए दरअसल करना क्या है। रामकृपाल सर, सरकार पर सवाल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप किसी को हीरो बना रहे थे, उसके बाद अचानक वो आपकी भाषा नहीं बोल रहा है या आपके दिए हुए शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो आपने उस पर एक्शन कर दिया, एनएसए तक लग गया। इस एनएसए का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। विजय बाबू कह रहे थे कि मैं जेपी मूवमेंट में पता नहीं क्या कर रहा था, तो खैर उसको तो मैं अलग से बता दूंगा। लेकिन एक बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ, हम सोनम वांगचुक जो है वो लेह लद्दाख का प्रतीक नहीं है। मतलब वो कुल उनको बराबर लेह लद्दाख से ऊपर मत बिठाइए, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लेह लद्दाख में हुआ कतई उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। और सोनम वांगचुक के नाम पर कहीं न कहीं से इनडायरेक्टली अगर हिंसा को आप लोग, जो कुछ लद्दाख में हुआ है, सरकार जिम्मेदार, सरकार हर चीज़ के लिए जिम्मेदार होती है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये बहुत खतरनाक, मैं फिर कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में ट्रेंड जो चल रहा है कि लोकतांत्रिक तरीक़ों से चुनी हुई सरकारों को अचानक हिंसा के बूते, अगर आपका विरोध हिंसा में, अगर आपका डिसेंट रिबेलियन होता है, तो मैं रिबेलियन के खिलाफ हूँ, डिसेंट के खिलाफ नहीं हूँ।
प्रतिरोध और विद्रोह भी आप कर सकते हैं, जितने भी तरीके हों, लेकिन लोकतांत्रिक ढंग से ये नहीं कर सकते हैं आप। लेकिन ये घाल-मेल करके जिस तरह से बात हो रही है, मैं एक बात केवल कह रहा हूँ, कुछ भी हो, हमारा मुद्दा ये है कि जो लेह में हुआ वो पूरे भारत के लिए, पूरे समाज के लिए, सरकार तो अलग है, हमारे देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए बहुत चिंता की बात है। और उसको किसी व्यक्ति के सरकार ने बंद कर दिया है, आरोप कहाँ सिद्ध हुए, फलाना चीज़ें, हम लोग ऐसा होता है जैसे जज बन जाते हैं। भाई आपको कैसे मालूम है कि किन बातों पर एनएसए लगाया गया है? आपको सारे तथ्य मालूम हैं क्या? और आपने उनको पुरस्कार क्या दिया, फलाना दिया? अगर आप इतिहास में देखेंगे तो कितने ऐसे लोग हैं, आशाराम बापू की कितनी पूजा करते थे, कौन नेता जो नहीं जाता था? सबका सच वक्त होता है तब मालूम पड़ता है। मैं फिर कह रहा हूँ, पानी 100 डिग्री पर ही भाप बनता है। आप पहले से नहीं कह सकते कि आपको नहीं पता था भाप बनने वाला है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं केवल इतना कह रहा हूँ, लद्दाख में जो भी हुआ है वो गलत है, वो तरीका गलत है। और जिस तरह से लगातार नेपाल के बाद, बांग्लादेश के बाद से ही हमारे देश में तमाम लोग ये कह रहे हैं कि भारत में भी ये होगा, भारत में भी होगा। नेपाल के बाद फिर कहा जाने लगा भारत में भी होगा। और वो महान हो जो नहीं हो, उनके जो बयान मैंने पढ़े हैं, अगर वो झूठे हैं तो अलग बात है, जो बयान उनके हैं वो निश्चित तौर पर भड़काने वाले, उकसाने वाले बयान हैं। आप महंत हो सकते हैं, मैंने जब जेपी तक को गलत कहा, जेपी बहुत बड़े वो थे, राजनीति में सत्ता की लालसा उनको नहीं थी, लेकिन अगर भावुकता में भी उन्होंने कहा कि इस देश की सेना को सरकार की बात नहीं माननी चाहिए, मैं आज कहता हूँ गलत था वो, गलत था वो, और उनको गिरफ्तार किया गया। अगर इस मुद्दे पर गिरफ्तार किया जाता तो मैं उसका समर्थक था और मैंने तब भी विरोध किया था। ये पूछ रहे थे, मैं बताऊं, दादा धर्माधिकारी, ठाकुरदास बंग, नारायण भाई देसाई, इन लोगों के साथ हम राजघाट पर बैठक करते थे। संतोष भारतीय भी हैं, कभी उनसे मिलकर पूछ लीजिएगा। सर, जिस तरीके से आपने पहले अपने हिस्से में कहा कि सरकार से सवाल तो निश्चित ही उठेंगे, लेकिन अब थोड़ा सल्यूशन की भी बात करेंगे। गलती तो हो गई, अब सरकार की तरफ से हुई या उनसे बातचीत नहीं की गई, कैसे हुई, कैसे इसको देख रहे हैं? लेह का राज्य का, विशेष राज्य का दर्जा मांगना ये अपने आप में तो गलत विषय है अभी, क्योंकि लेह वैसी स्थिति में नहीं है कि उसे राज्य कर दिया जाए। मैंने पहले भी कहा कि लेह को विशेष राज्य का दर्जा, मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा देने की अभी स्थिति नहीं है। लेकिन मांग करना अपराध होता है क्या? मांग करना अपराध हो गया? तरीके पर तरीका क्या है? तरीका भी कुछ नहीं है। तरीके के लिए भूख हड़ताल पर बैठे शांति से। भूख हड़ताल पर बैठने से आपको लगता है कि ये सरकार अपदस्थ हो जाएगी? इतनी कमजोर सरकार मुझे नहीं लगती देश की, मजबूत सरकार है। ठीक है, एक जैन जी का जिक्र किया, कार्तिक साहब ने बहुत अच्छे से कहा कि जैन जी को भी आप ब्लैक स्पॉट पर मत डालिए। संदर्भ के हिसाब से वो गलत हो रहा है, लेकिन आज़ादी से आज तक, फिर आज़ादी की बात आएगी, या जेपी के मूवमेंट से आज तक सारे आंदोलन युवा ही करते हैं। हम जैसे बूढ़े लोग बैठकर तो बातें करते हैं, आंदोलन तो युवा ही करते हैं। और हिंसा, ये इस पर अभी बात मत कीजिएगा, क्योंकि आपने बहुत अलग तरीके की बात की है। मेरे को तो आज तक कोई आंदोलन में प्रूव नहीं हुआ किसी सरकार ने कि विदेशी पैसे से कोई आंदोलन हुआ। न वीपी सिंह का हुआ, न जेपी का हुआ, न ये हुआ। बदला है सर, सिनेरियो, परिस्थिति सब बदली है। मैं बात कर रहा हूँ कि सरकार ने एक बहुत, इसको ऐसे मान लेना एक्सट्रीम पर, भाई अब वो उन्होंने मांग कर ली थी तो यही होना, ऐसा नहीं होता ना। आंदोलन करते हैं सारे लोग, आंदोलन वाले यहाँ पर जुड़े हुए लोग हैं, तो हम जो मांग करते हैं उसमें से ये होता है कि इतनी मांग करेंगे तो कुछ कुछ चीज़ों पर बात तय होगी। सरकार भी ऐसी बात करती है कि भाई ये तो नहीं होगा, लेकिन हम 6 शेड्यूल पर काम करेंगे। और मैंने आपको जिक्र किया कि 19 में ट्राइबल अफेयर्स ने, लॉ मिनिस्ट्री ने, होम मिनिस्ट्री ने खुद ने उसको कंकर किया, सहमति दी कि हमें 6 शेड्यूल में इसको शामिल कर लेना चाहिए। तो उसी को तो एग्जीक्यूट करना है ना। तो हो सकता है कि सरकार को उसमें देरी हुई हो, या सरकार के बहुत सारे काम होते हैं और सरकार भी कई बार सोचती है कि जब कोई मांग ही नहीं रहा तो क्यों करना। तो अब उस पर आगे बढ़ा जाए कि भाई आप कहें कि भाई स्टेटहुड नहीं मिल सकता, लेकिन 6 शेड्यूल पे बात कर सकते हैं। न्यायिक व्यवस्था के लिए जुडिशियल सिस्टम में क्या किया जा सकता है। ऑटोनोमस बॉडी, कितनी सारी ऑटोनोमस बॉडी चल रही है देश में, पता है आपको? बहुत सारे राज्यों में और हिली एरियाज में बहुत चल रहे हैं। और वैसे ये जो हम बहुत एक्सट्रीम पर जा रहे हैं ना कि लद्दाख में स्टेटहुड नहीं हो सकता, मैं फिर कह रहा हूँ कि आज ज़रूरत नहीं है और आज मौका नहीं है कि स्टेटहुड हो। मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर, सारे के सारे सीमावर्ती राज्य हैं। राज्य सरकार है कि नहीं है? और ये राज्य सरकारों पर भरोसा नहीं करना, ये भी एक अलग तरीके का अहंकार हो गया कि सब कुछ सेंटर होगा, वही डिसाइड देखेगा।
कोई केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मैं केंद्र सरकार पे सवाल नहीं कर रहा, लेकिन जो राज्य सरकार है वो भी देश की सरकार है, उन्हें भी लोगों ने चुना है, वो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, तो उन पे भरोसा क्यों नहीं करें हम लोग। और हमेशा जितना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो हमारी 3 टियर सिस्टम है, पंचायतों तक हम क्यों आ गए, फिर MP साहब इसे तय कर देना पंचायतों पर, क्योंकि जितना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उतनी शांति व्यवस्था बनी रहती है और जो लोग होते हैं उनको भरोसा होता है। मुझे लगता है कि जो हो गया उस पर आगे जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन सरकार को कुछ लोगों को भेजकर, एक तो ये अहंकार भी सरकारों का होता है कि भाई वो क्यों जाएंगे, जिसको दिक्कत है वो आके बात ऐसी करे। कहानियां हमने सुन ली हैं कि बस कुआं जो है प्यासे के पास नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होता। टैंकर कई बार आपको प्यासे के पास ले जाने होते हैं, कुआं मत भी ले जाइए, टैंकर तो ले जाइए। तो सरकार के लोग लद्दाख में जाएं, और जो लोग हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ कि सोनम वांगचुक अकेले रिप्रेजेंट नहीं करते लद्दाख को ले को, तो वहाँ जो लोग हैं उनके साथ जो लोग हैं उनके साथ बात करें कि क्या रास्ता निकाला जा सकता है, और बी केयरफुल। मैं कह रहा हूँ सरकार को ज़्यादा अलर्ट तरीके से रहना चाहिए। अभी SCO की बैठक में गले मिलने से कोई इस खतरा खत्म नहीं हो गया है कि आप खुश हो रहे हैं कि अब तो कुछ होगा नहीं संकट। ठीक, इसलिए लद्दाख को लेकर सरकार को ज़्यादा सचेत रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, और सरकार को काम करना चाहिए इस पर। आगे ये ईगो इशू नहीं है कि अब कैसे अब हम करेंगे काम, हमारा हिस्सा है। और यदि की जाए तो मैं 2-3 वाक्य कहूँगा। जी सर। विजय बाबू ने अभी एक बात कही थी। विजय बाबू को छोड़ दीजिए सर। अरे यार आप सुनिए तो सही भाई, जो बात कह रहे हैं मैं उस पर आप क्यों मान लेते हैं कि हम विरोधी करेंगे। अरे आप नहीं, विरोध नहीं, नहीं सुनिए, बताइए। आपने कहा और लोगों ने कि आंदोलन युवा ही करते हैं, मैं खुद उसमें भाग रहा हूं। मैं बता दूं आपको, 5 जून को पटना में लाठीचार्ज हुआ था, JP की सभा में बड़ा भयानक लाठीचार्ज हुआ था। घायल उसमें कौन कौन हुआ था जानती हैं आप? आचार्य राममूर्ति, ठाकुर दास बंग, ये नारायण भाई देसाई, खुद आचार्य राममूर्ति ने, हरिवंश गवाह हैं, हमको हरिवंश को उन्होंने बताया, अभी HU में आए थे, हमने बुलाया था, उन्होंने कहा कि पटना में लाठीचार्ज हुआ, हम नारा लगा रहे थे हर बार विद्यार्थी जीता है, इस बार विद्यार्थी जीतेगा, और बोले विद्यार्थी सब भाग गए थे और हम 5 लोग लाठी खाए। सुन लीजिए, मैं एक बात कहता हूँ, युवा जो है वो उस टुल्लू पंप की तरह है जो पानी फेंकता है। नाली बनाना और खेत तक ले जाना का काम उन लोगों को होता है जो नेतृत्व करते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, JP जब जिंदा थे तभी, जब उनकी संपूर्ण क्रांति, उसमें नारा था तरुणाई तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है, और JP दुखी हो गए। बिहार में युवा वर्ग आपस में लड़ गया, अगड़ों पिछड़ों का संघर्ष हुआ बिहार में, तब कहा था कि युवा कोई वर्ग नहीं है, वर्ग वो होता है जिनका उत्पादन से सीधा संबंध होता है, प्रोडक्टिव लेबर, वो क्लास होता है, क्लास कोई यूथ नहीं है। यादव का लड़का और ठाकुर का लड़का कहाँ से एक क्लास हो सकते हैं, कभी नहीं होते हैं। इसलिए ये बड़ा भ्रम है कि युवा आंदोलन करता है और तरुणाई फलाना होती है, कहीं दुनिया में नहीं हुआ है। अवधेश सर, सरकार से सवाल हो रहे हैं, मैं चाहूंगी कि सरकार पर उठ रहे सवालों को अब कैसे उनकी तरफ से शांत किया जाए, इसके लिए क्या कदम हो सकते हैं? नहीं, वो तो थोड़ी हम लोग यहाँ जब तक चर्चा कर रहे हैं तब तक सुप्रीम कोर्ट में बंद रहने के बावजूद सोनम वांगचुक के लिए लोग पहुंचने वाले होंगे, और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट खुल जाए, क्या हो सर NSA लगा देंगे एक दिन के, उसमें तो आदमी सवाल नहीं करेगा। जरा नहीं, मुझे अपनी बात कहने दिया जाए, मैं बीच में नहीं बोला हूँ, बहुत सारी बातें हुई हैं, वो तथ्यहीन है, तथ्यों से परे हैं, और सब चीज को एक ही अनुसार लपेटने से नहीं होता है। पहले दिन से सरकार ने इस आंदोलन का केवल संज्ञान नहीं लिया, जो मांगे मानी जानी चाहिए उस मांग को मान लिया गया। मैंने अपने पहले वक्तव्य में उन 6 मांगों की बात की है। बाकी सरकारों के व्यवहार से आप नहीं तुलना कर सकते कि इस सरकार ने व्यवहार नहीं किया। इसके बावजूद जो मांगे नहीं मानी जा सकती है, गवर्नमेंट की फैसला करने वाली हाई पावर कमेटी बना दी गई, और आप भी अपने प्रतिनिधि तय करिए। यह नहीं कि केवल आपका, कारगिल के भी डेमोक्रेटिक अलायंस दोनों के साथ बातचीत हो रही थी। पहली बात है कि व्यवहार की जो बात करें कि सरकारें उसी प्रकार से व्यवहार करती है, यह बिल्कुल गलत है। मिनट टू मिनट कांटेक्ट में थे, बातचीत होती थी, यहां तक कि जब लोग बैठे हुए हैं उनको कोई कष्ट नहीं हो। अगर सोनम वांगचुक के पास साहस है तो इस सच्चाई को स्वीकार करें
कि प्रशासन ने पूरा सहयोग किया है, कि इनका लोकतांत्रिक अधिकार है, यहां किसी को कोई कष्ट नहीं हो, इनके पास नहीं हो तो सहयोग करो। और बार बार कहा गया कि भाई मांग हो रही, आप इसको छोड़ के भी बात कर सकते हैं, आप मिलजुल के प्रदेश को बनाया जाए। यह सच्चाई है, मेरी जानकारी है, इसलिए बात रखना आवश्यक था। वो जितनी बातें हो रही, अब आते अगली बात पर। एक शांत प्रदेश में भाजपा के कार्यालय पर हमले हो जाए, उनको आग लगा दिया जाए, लोगों को जान बचा के भागना पड़े, स्वायत्त परिषद में आग लगा दिया जाए, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं करे, सरकार का रेन ऑफ टेरर हो जाएगा। और वो जो था वो रेन ऑफ पीस होता है। ऐसे अगर राज्य चलने लगा दुनिया में तो फिर तो राज्य का इकबाल हो गया। एने से सही है गलत है, लेकिन कोई किसी के बैठने से, किसी की बात से, किसी के आंदोलन से अगर सैकड़ों लोगों को जान बचा के भागना पड़ता है, उनको जलने की नौबत आ जाती है, जला के मारने की कोशिश होती है, अगर लाठी और बम चलता है तो उस आदमी पर कौन सा कानून लागू कर जाना चाहिए, हमारे देश के मानवाधिकारवादी तय करें। ठीक है। मैं महान हो सकता हूं, लाल किशन आडवाणी के चरित्र पर कोई दाग नहीं थी, लेकिन क्या हवाला लगा तो उनको कोर्ट का सामना नहीं करना पड़ा? क्या उन्होंने चुनाव लड़ने से अपने को अलग नहीं किया? क्या शरद यादव ने अपने को अलग नहीं किया? क्या इस देश के बड़े नेताओं ने अच्छा काम करते हुए सजाएं नहीं भुगती? ऐसे थोड़े होता है। अब आते हैं दूसरी बात पर। सर समय का नहीं, समय तो मुझे उत्तर तो देना पड़ेगा, समय से आप करेंगे। मैं बीच में भी नहीं बोला हूं, क्योंकि सरकार अगर आंदोलनों के साथ उस ढंग से निपटने लगे, जिस दिन कृषि कानून में ट्रैक्टर परेड हुआ था और रामलीला पर हंगामा हुए थे, अगर सरकार ने उसी दिन सख्ती की होती तो आंदोलन खत्म हो गया होता। तो ये सरकार ने गलत किया है। शाहीन बाग शुरू हो गया था, पता था कि ये आंदोलन गलत है, इसमें कैसी शक्तियां हैं, हम लोगों पर हमले हुए शाहीन बाग में, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इस सरकार ने आंदोलन के विरुद्ध कभी भी सख्ती नहीं की है, जो की जानी चाहिए। आंदोलन है लोकतांत्रिक, तब तक करिए, उसके बाद नहीं होती है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो दोनों में आप तुलना करते, अब आ जाते हैं कि एनजीओ पर। सामान्यतः जब जयदीप जी बोलते हैं तो बाद में बोलने की आवश्यकता नहीं रहती है, उसमें इतना होता है, लेकिन पहली बार है कि उससे थोड़ी असहमति व्यक्त करनी पड़ रही है। इस देश में सर लंबे समय तक एनजीओ चलाने वाले को ही हमने आइकन बना के रखा हुआ है। चाइल्ड राइट्स तो बच्चों के विशेष, नारी ये, पर्यावरण यही महान, कृषि यही महान। तो वो सारे एनजीओ चलाने वाले देश में आइकन थे, अखबार में, टीवी पर, सब उन्हीं को माना जाता था। जब मैंने 2008 में एक प्रश्न उठाया टेलीविजन चैनल पर, लिखा कि ये एनजीओ बात जो है ये देश में किसी भी बात से ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसमें इतना भ्रष्टाचार है, इसमें किसी का कमिटमेंट नहीं है, और जो फंड देता है, जिसका प्रोजेक्ट होता है, उसकी आइडियोलॉजी के अनुसार ये काम करते हैं। एक आदमी को कहा था कि ये फाइनेंशियल टेररिस्ट की तरह देश में एक्ट कर रहे हैं, कि दुनिया के भूमि सुधार को भारत में लागू करना चाहते हैं और उसके अनुसार ये यात्राएं करते हैं। तो एनजीओ को उस समय बना दिया गया था। धीरे धीरे पता चला है कि ये जो एनजीओ में आने वाली विदेशी फंडिंग है, जो विजय जी कह रहे थे कि सब आंदोलन में डायरेक्ट पैसे दिखना कठिन होता है, लेकिन जो विदेशी फंडिंग एनजीओ में होता है उसमें लोक जागरण की जो भूमिका होती है, वो जब फंड ट्रांसफर होते हैं और जो हमारे न्यूक्लियर संस्थान बन रहे हैं उनके विरुद्ध में लोग खड़े होते हैं, फलाने खड़े होते हैं किसी बांध में, तो वो सारी चीजें खतरनाक अवस्था में होती है। और वो एक जो विचार होता है ना, आपके पास वही काम है, वहां बैठेंगे ही, सारी मांग मान ली जाए तो कोई और मांग आप मानेंगे, ये समस्याएं वहां रही है। 3 लाख का वो पूरा क्षेत्र है इतना बड़ा, जो लद्दाख, चाइना ऑक्युपाइड लद्दाख है, खतरनाक है। और पहली बार मैंने ये नहीं कहा था वहां काम नहीं हुआ, मैंने कहा कि जिस ढंग से वहां सड़कें बनाई गई है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं, अब वो वहां के लिए रक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक था। भविष्य में इनको भी सो कॉल अक्साई चाइना, जो चाइना ऑक्युपाइड लद्दाख है, उसको निकालना है तो उसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए जिसका दोष है होगा, लेकिन आग लग जाए, कार्रवाई नहीं हो। तो तथ्यों को समझ के अगर बात किया जाए तो उस प्रकार से हमारे निष्कर्ष नहीं आएंगे। हमारे देश में एफआरसीएम में 50 गलतियां होती रही है, जल्दी कार्रवाई नहीं होती है। आपको ह्यूमन राइट का जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है देश में, दुनिया भर में है, किसी को पता है? जो हमने 96 कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड था, अब जाके उस पर कार्रवाई अलग किया गया। अनुराग सर, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? मैं विजय जी की बात पे सबसे पहले एक बात, इन्होंने एक चीज कही कि आज सब लोग विजय जी को ही जवाब दे रहे हैं, ठीक है कि ये आंदोलन हमेशा युवा करता है। ये थोड़ा सच्चाई से थोड़ा अलग है। जो रीसेंट आंदोलन अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, जिसमें अन्ना हजारे लीड कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी उसमें अपने मिशंस लेके बैठे हुए थे, किरण बेदी जी थी, और सारे
सीजन्ड लोग थे। युवा सिर्फ दिल्ली की सड़कों में एक वो तो मोटरसाइकिल रामकृपाल सर पे ने 4 बता लोग दिया बैठ के कि लाठी खाने अन्ना कौन था टोपी और लगा युवाओं का कौन के था। सारे शहर में सिर्फ, अब वो शब्द यूज मैं नहीं करूंगा, लेकिन वो सारे शहर में उन्होंने आतंक मचाया हुआ था। युवाओं का काम सिर्फ इतना था। जब आंदोलन खत्म हुआ, युवा किनारे हो गया, अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी ले ली, अन्ना हजारे अपने गांव वापस चले गए, उनके साथ के लोग मंत्री बन गए। ये अन्ना हजारे का आंदोलन था। इतना साथ के लोग आज भी सड़क पर। हाँ, बहुत सारे हैं। समय। ठीक, लेकिन इससे बियॉन्ड एक चीज, आपने एक सवाल किया कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या सरकार ने क्या करना चाहिए। अब एक चीज मैं आपको बहुत स्पष्ट, एक जो बहुत ग्राउंड अपने आसपास की चीज होती है, उससे आपके परिवार में आपका बच्चा अगर ये कह रहा है कि जी मुझे गाड़ी चाहिए, ये पिता का काम है कि वो डिसाइड करे कि पहले लाइसेंस बनना चाहिए, फिर उसके बाद सीखना चाहिए, उसके बाद गाड़ी ली जानी चाहिए। एक बच्चा ये डिसाइड नहीं करेगा। जो प्रगतिशील एक विचारधारा है कि जी हम मांग तो सकते हैं, आप मांग सकते हैं, लेकिन डिसाइड पिता करेगा कि क्या होना है। सर, सबको आपने सुना। मुझे लगता है कि कुछ हमारे कमेंट्स भी आए थे हमारे कार्यक्रम में, जिसमें ये कहा गया कि आप सिर्फ समस्याओं की चर्चा करते हैं, सल्यूशन की बात नहीं करते। इसलिए मैं दूसरे दौर में जब आई तो मैंने सल्यूशन पर बात ज़्यादा की कि अभी क्या करना चाहिए। सरकार पर सवाल है निश्चित तौर पे, सुरक्षा पर भी सवाल है निश्चित तौर पे। जिस तरीके से लेह के लोगों की डिमांड है या सोनम वांगचुक की डिमांड है, वो भी कहीं ना कहीं एक पक्ष उसका जायज़ दिखाई पड़ता है। कैसे इसको पूरा बैलेंस करके सरकार हैंडल कर सकती है या करना चाहिए? देखिए, इसमें जायज़ नाजायज़ की तो बात ही नहीं है, और सरकार ने भी कभी ये नहीं कहा कि इनकी मांगे नाजायज़ है। और उस मामले में अवधेश जी ने जो बात कही कि कुछ मांगे उनकी मान भी ली गई, वो ठीक है। और छठी अनुसूची क्या है, पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में लगी हुई है, स्वायत्त जिले बनने चाहिए, स्वायत्तता जिस तरीके से असम में, त्रिपुरा में वहाँ लगी हुई है पहले से, और वो उसकी मांग कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि लेह लद्दाख को भी उसी तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ये बेसिक वो बात होती है कि यहाँ की अलग संस्कृति है, अलग क्षेत्र है, अलग ज़मीन है, यहाँ के निर्णय स्वायत्त उसी स्तर पर, निचले स्तर पर ही होना चाहिए। बाहर का व्यक्ति उसकी संवेदनशीलता को नहीं समझ पाएगा। जो लोग नहीं समझ रहे हैं छठी अनुसूची, उनके लिए है। और अलग राज्य तो ये है कि फिर वहाँ पूरी ऑटोनॉमी आती है, अलग तरीके से विकास होता है, अलग तरीके से फंड होता है। और मैं इस बात से सहमत हूँ कि अलग राज्य, बहुत दूसरे सीमावर्ती राज्य भी हैं, लेकिन फिलहाल जिस स्थिति से लेह लद्दाख गुजर रहा है और जिस स्थिति से 370 को हटाने के बाद हम पूरे जम्मू कश्मीर इलाके को निकाल कर लाए हैं, तो उसमें वक्त लगेगा। अब आप जो पहली प्राथमिकता ये है कि सोनम वांगचुक को लेकर अगर वहाँ पर कुछ भी भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, उनके प्रति जो जन समर्थन है, उसको गलत तरीके से भड़का कर उनकी इस गिरफ्तारी का दुरुपयोग करते हुए कुछ असामाजिक तत्व, क्योंकि देखिए वहाँ से जो भाजपा कार्यालय को जलाने के, सड़कों पर आग लगाने के, गाड़ियों को जलाने के जो दृश्य आए वो तो बहुत गलत हैं। हिंसा होनी ही नहीं चाहिए थी और हिंसा का विरोध तो होना ही चाहिए, उसका किसी ने समर्थन नहीं किया है। इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि इस उपद्रव के बाद जो लोग 4 लोग मारे गए थे, 40 से ज़्यादा लोग पकड़े गए, उसमें बहुत सारे लोग नेपाली मूल के नागरिक पाए गए हैं और कुछ कश्मीरी मूल के भी हैं। तो इन सब तथ्यों को भी बात करते वक्त सामने रखना चाहिए कि नेपाली मूल के लोग इस तरह के अनशन में जो शांतिपूर्ण था क्यों शामिल थे, और ये पुलिस का तथ्य है। और वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने इस बयान में इस बात का भी जिक्र किया, पुलिस ने भी ये बयान दिया है वहाँ पर। तो अब ये जो लोग सब पकड़े गए हैं हिंसा करते हुए, तो निश्चित तौर पर वो आंदोलन को बदनाम करने के लिए आ गया है, उसका कारण जो भी रहा हो, ट्रिगर जो भी रहा हो। और मैंने जैसा शुरू में कहा कि अगर जेनजी शब्द का उपयोग उन्होंने गलत संदर्भों में किया था तो उनको नहीं करना चाहिए। अब इसके आगे की कार्रवाई वो सुप्रीम कोर्ट शनिवार को खुले, रविवार को खुले, रात को खुले, जो करे वो कानून पर छोड़ देना चाहिए। सरकार ने अपना काम किया है और ये बात सही है कि अचानक हिंसा भड़क रही है और वो भी इस तरह की संवेदनशील स्थान पर, तो उसको रोकने के लिए जो कार्रवाई ज़रूरी थी वो उन्होंने की, पहले नहीं किया। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अमर उजाला खबरों के खिलाड़ी वो मंच है जहाँ पर असहमति का तो सबसे ज़्यादा स्वागत है। बस अपनी असहमति को तथ्यों के साथ सही तरीके से दर्ज करें तो बहुत ही अच्छा होगा। एनजीओवाद अगर ख़राब था तो जो सरकार अब 10 साल से है, तो 10 साल में उनको उन 78 एनजीओ की सूची में ये वाला एनजीओ क्यों नहीं नज़र आया? सीधा और सटीक प्रश्न था। मुझे लगता है कि कोई सरकार का नुमाइंदा ही उसका जवाब दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम सरकार को यहाँ बैठकर डिफेंड नहीं कर सकते। मेरा तो एक पत्रकार के रूप में और एक आम नागरिक के रूप में ये प्रश्न है कि जब आपको कुएं में भांग दिखाई दे रही थी और दाल में काला दिखाई दे रहा था, उस काले में ये काला और वो काले का डिफ्रेंसिएशन क्यों हुआ? और वो जो जिम्मेदार इस लिस्ट को बना, हो सकता है कि उस वक्त कुछ उनको नहीं नजर आया हो, लेकिन वो बताएं। मेरा तो एक सामान्य जिज्ञासा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मेरा अज्ञान है, हो सकता है मैंने ठीक से अध्ययन नहीं किया। तो मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ कि मैंने पूरा अध्ययन किया है, लेकिन सरकार ने जब सूची बनाई तब उनको उस वक्त ये वाला गड़बड़ियाँ जो FCRA की और विदेशी फंडिंग की, तब क्यों नहीं दिखाई दी? और जब ये सारी हिंसा भड़क गई, उसके उत्तर में जब आप ये सब करते हो ना, तब इंटेंट गलत नजर आता है। वरना कोई इंटेंट में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर हिंसा भड़क रही है,
आगजनी दिखाई दे रही है तो कार्रवाई करना ही पड़ेगी, क्योंकि वो क्षेत्र ऐसा है, और वो क्या कोई भी क्षेत्र हो देश का, वहां पर अगर कोई हिंसा का सहारा ले रहा है अपनी बात रखने के लिए, और उसके बाद जब जो लोग पकड़े गए उसमें ये तथ्य समझ में आते हैं कि उनका मूल ही विदेश का है, या तो हो सकता है कि इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, खराब करने के लिए कुछ इस तरह के तत्व हों, और वो तत्व अभी भी अगर वहां लेह लद्दाख की धरती पर मौजूद हैं और वो सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का उपयोग अशांत करने के लिए उस क्षेत्र का उपयोग करेंगे, तो सरकार की पहली प्राथमिकता तो उसको रोकने में, और सरकार के जमीन पर जो व्यवस्था है प्रशासनिक, उसकी होनी चाहिए पहली चिंता ये। मुझे लगता है कि लेह के विषय पर जिस तरीके की चीज़ें अब होनी चाहिए इतने स्तर पर आने के बाद, वो सारी बातें निकल कर आ गई हैं। चूँकि हम एक जिम्मेदार चैनल हैं, इसलिए हमारी भी अपील है कि वो युवा जिन्हें जेनजी के नाम से, नेगेटिव शब्द के नाम से इस्तेमाल किया जा रहा है, आप इस्तेमाल मत होइए। हमारे बहुत सारे दर्शक बहुत ज़्यादा युवा हैं, इसलिए शायद मैं ये अपील अपने कार्यक्रम के माध्यम से कर रही हूँ। आप टूल किट का हिस्सा मत बनिए, अपनी बात रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का भी, आप सबका भी बहुत शुक्रिया।